हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ एमसीक्यू इस टॉपिक से लेकर लेबर वेलफेयर को लेकर के। और इसके प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था लेबर वेलफेयर की थ्योरी को। तो जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो काइंडली, अगर आपने वो थ्योरी वाला पार्ट नहीं देखा है तो काइंडली आप जाके पहले थ्योरी को पढ़ें, उसको अंडरस्टैंड करें और उसके बाद ये जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करना है। और ये जो क्वेश्चन है बेसिकली इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम पर्सपेक्टिव से और प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है। तो आप इसको सॉल्व कीजिए और देखिए कि आप थ्योरी पढ़ने के बाद ये जो क्वेश्चन है उसको किस प्रकार से सॉल्व कर रहे हैं, सेल्फ एनालाइज कीजिए। सो लेट स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। इसमें पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ लेबर वेलफेयर। आपको बताना है कि लेबर वेलफेयर का इनमें से कौन सा प्रिंसिपल नहीं है। चार ऑप्शन यहाँ पर हैं। फर्स्ट ए में मेंशन है द प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी, ऑप्शन बी द प्रिंसिपल ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड द इंटीग्रेशन, ऑप्शन सी द प्रिंसिपल ऑफ एसोसिएशन एंड दी ऑप्शन डी इज द प्रिंसिपल ऑफ टाइमलीनेस। तो इसका जो राइट आंसर होगा फर्स्ट होगा, बिकॉज इसमें पूछा गया है कौन सा प्रिंसिपल नहीं है। और ये जो ऑप्शन बी सी एंड डी है इसके बारे में हम लोगों ने कल डिस्कस किया था, कल के लेक्चर में। तो आप जाके देख सकते हैं उसको, या फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने उसका एक स्नैपशॉट अटैच कर दिया है। प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है कि आप जो भी प्रोग्राम्स वेलफेयर स्कीम्स या वेलफेयर एक्टिविटी जो कर रहे हैं उसको पूर्ण रूप से करिए। ऐसा नहीं है कि आप थोड़ा थोड़ा पार्ट में करेंगे तो उसका जो प्रॉपर बेनिफिट है सही तक नहीं पहुंच पाएगा। तो ये प्रिंसिपल है बेसिकली आधारित है इंटीग्रेशन और कोऑर्डिनेशन पे। प्रिंसिपल ऑफ एसोसिएशन का मतलब क्या होता है कि जो भी कम्युनिटी है जिसके लिए आप ये जो प्रोग्राम चला रहे हैं तो उनका पार्टिसिपेशन भी बहुत ज़रूरी है, प्लानिंग में, एग्जीक्यूशन में। तो ये प्रिंसिपल आधारित है एसोसिएशन पर। उसके अलावा प्रिंसिपल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब उनको भी जिम्मेदारी दीजिए जिनके लिए आप जो जो वेलफेयर स्कीम्स जो वेलफेयर प्रोग्राम चला रहे हैं उनका इन्वॉल्वमेंट होगा। तो जैसे कि अगर कोई भी एक्टिविटी हो, जैसे सेफ्टी कमेटी या स्पोर्ट्स कमेटी या फिर कैंटीन कमेटी, इन सब में सभी का इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है। और प्रिंसिपल ऑफ टाइमलीनेस का मतलब होता है कि कोई भी स्कीम्स, कोई भी प्रोग्राम चलाइए तो एक समय सीमा में उसको पूरा कीजिए। बिकॉज अगर आप, जैसे कि किसी नीडी को पैसे की ज़रूरत है फॉर द हेल्थ ट्रीटमेंट के लिए, तो अगर आप पैसा उस टाइम पे देंगे तब तो वह हेल्थ ट्रीटमेंट करा पाएगा। अगर आप उसको लेट देते हैं तो उसका क्या ही यूज है। तो मतलब ये है कि जो प्रिंसिपल है टाइमलीनेस पे बेस्ड है, कि टाइम पर बेसिकली आपको मदद करना है सबकी। तो ये प्रिंसिपल थे, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। और यहाँ से आप पढ़ सकते हैं सबके बारे में। और ये अदरवाइज आपके इसके पहले जो लेक्चर था उसको आप पूरा देख लीजिए तो इजीली अंडरस्टैंड कर लेंगे। ऑप्शन बी दिया है डिजायरेबल स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस। बेसिकली इसमें पूछा क्या गया है कि चार ऑप्शन दिए हैं यहाँ पर, ठीक है। चार कॉन्सेप्ट दिए गए हैं: सोशल कॉन्सेप्ट, टोटल कॉन्सेप्ट, रिलेटिव कॉन्सेप्ट एंड दी पॉजिटिव कॉन्सेप्ट। आपको बताना है कि जो लेबर वेलफेयर के जो कॉन्सेप्ट हैं, आप किस कॉन्सेप्ट में बेसिकली दिया गया है कि जो फिजिकल, मेंटल, मोरल और इमोशनल हेल्थ बीइंग वेल बींग्स के बारे में मेंशन है, किस कॉन्सेप्ट में मेंशन है। तो सोशल कॉन्सेप्ट में या फिर टोटल कॉन्सेप्ट में या रिलेटिव कॉन्सेप्ट में या पॉजिटिव कॉन्सेप्ट में। इसका जो राइट आंसर बी है। बी क्यों है? कल के लेक्चर में डिस्कस किया था कि बेसिकली एक होलिस्टिक अप्रोच, या बोल सकते हैं टोटल कंसेप्ट, दोनों का मतलब एक ही होता है, होलिस्टिक कंसेप्ट को या टोटल कंसेप्ट को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके बारे में बताया था कि जो होलिस्टिक कंसेप्ट है बेसिकली इसका मतलब होता है कि जो भी वर्किंग क्लास है उनकी वेलबींग्स के लिए, मतलब पूर्ण रूप से फिजिकल, मतलब अर्थ के, मेंटली, मोरली, इमोशनली या फिर शारीरिक रूप से सभी सभी को लेकर के, मतलब सबका इन्वॉल्वमेंट होता है सभी एस्पेक्ट्स का ऑफ द वर्किंग क्लास। तो इसे बोलते हैं होलिस्टिक अप्रोच। मतलब उनकी पूरी लाइफ में, क्वालिटी ऑफ लाइफ में इम्प्रूवमेंट लाना एक होलिस्टिक अप्रोच कहलाता है। दूसरी अप्रोच यहाँ पर मेंशन थी सोशल कंसेप्ट अप्रोच, कि मतलब उनकी जो उनकी फैमिली है, ग्रुप है, एसोसिएशन है, वर्किंग क्लास है और जो सुपीरियर सबॉर्डिनेट है, सभी का सभी, मतलब सबका इन्वॉल्वमेंट और सबकी वेलबींग्स के लिए सोशल कॉन्सेप्ट कहलाता है। और रिलेटिव कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस किए थे। तो आप सबको आप यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पर उस वीडियो को, लेक्चर जो है उसको आप पूरा देख सकते हैं तो ईजिली अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टोटल कंसेप्ट। टोटल कंसेप्ट या फिर हॉलिस्टिक कंसेप्ट, दोनों का मतलब एक ही होता है। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें पूछा गया है कि बेसिकली ये असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। आपको बताना है कि असर्शन रीजन दोनों सही है कि नहीं है। असर्शन में दिया है कि इंडस्ट्रियल लेबर है हमारे देश में हैज़ बिन माइग्रेटरी, मतलब मूवमेंट करती है एक जगह से दूसरी जगह। जैसे कि गांव से लोग जाते हैं शहरों की तरफ या इंडस्ट्री में, तो ये उस प्रकार की लेबर है इंडिया में। और इसका जो रीजन दिया है कि ड्राइविंग फोर्स इन माइग्रेशन ऑलमोस्ट कम फ्रॉम दी एंड ऑफ द चैनल दैट इज ब्लेजेंट।
मतलब गांव से लोग मूवमेंट करते हैं शहरों की तरफ जहाँ पर इंडस्ट्री होती है वहाँ पर। तो ये भी रीजन ठीक ही है, ज़्यादातर लोग अगर बात करें इंडिया में तो जितनी लेबर फोर्स होती है बेसिकली गाँव से ही जाती है। तो ये रीजन ठीक है, असर्शन भी ठीक है, तो ऑप्शन जो सी हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 4, इसमें बेसिकली असर्शन रीजन क्वेश्चन है, आपको बताना है कि जो असर्शन करेक्ट है कि नहीं है, या रीजन जो भी है उसका राइट एक्सप्लेनेशन है कि नहीं है। असर्शन में दिया है कि लेबर वेलफेयर इज अ रिलेटिव टू द टाइम एंड द स्पेस, कि ये टाइम टू टाइम चेंज होता है, रीजन टू रीजन, कंट्री टू कंट्री। मतलब सिंपल वर्ड में बोलें तो ये बेसिकली बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है लेबर वेलफेयर। कि जैसे कि अगर हम बात करें दो कंपनी के बीच में दो फैक्ट्री है, तो यहाँ के लोगों की, यहाँ की जो वर्किंग क्लास है उनकी अलग ज़रूरतें होती हैं, यहाँ के लोगों की अलग ज़रूरतें होती हैं। जैसे कि हम बात करें जो डेवलप्ड कंट्री है वहाँ के लोगों की अलग ज़रूरतें हैं, उनकी नीड्स अलग हैं। और जो डेवलपिंग कंट्री हैं वहाँ पर बहुत पॉवर्टी है, तो वहाँ की नीडें अलग होती हैं। तो यही है कि ये बेसिकली जो लेबर वेलफेयर होता है वो वेरी करता है कंट्री टू रीजन टू रीजन, टाइम टू टाइम। तो यही, तो असेसन जो है सही हो जाएगा। और उसका जो रीजन दिया है कि इट शैल बी यूनिवर्सल एंड परपेचुअल, तो ऐसा तो नहीं हो सकता है, बिकॉज अगर हम बात करें अगर ये वेरी कर रहा है, फ्लेक्सिबल है, यहाँ पे दिया है कि इट शैल बी यूनिवर्सल, मतलब हर जगह सेम होना चाहिए। तो ये तो कंट्राडिक्शन हो गया इसका आपका रीजन का। तो ये बेसिकली असर्शन राइट है और रीजन रॉन्ग है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा कि असर्शन इज द राइट एंड एक्सप्लेनेशन गिवन इन रीजन इज रॉन्ग। राइट आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें बेसिकली एक लिस्ट दी गई है, लिस्ट 1 लिस्ट 2 में। लिस्ट 1 में थीम दी गई है और उसके साथ ही लिस्ट 1 में साथ में थ्योरी दी गई है। आपको बताना है बेसिकली ये जो थीम है किस थ्योरी से रिलेट करती है, आपको पेयर करना है। तो फर्स्ट थीम मेंशन है कि जो लेबर वेलफेयर फिलोसफी है बेसिकली, ये जो फिलोसफी है फॉर गाइडिंग दी इंटरेस्ट ऑफ द लेबर, जो लेबर वर्किंग क्लास होती है उनके इंटरेस्ट को गार्ड करने के लिए, सुरक्षित करने के लिए, उनके इंटरेस्ट को अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द एम्प्लॉयर्स, ताकि वो जो एम्प्लॉयर हैं उनके द्वारा एक्सप्लॉयट ना किया जाए उनके इंटरेस्ट को। तो उनके इंटरेस्ट को गार्ड करने के लिए आपको बताना है कौन सी बेसिकली इसमें थ्योरी है। तो ये इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा पॉलिसिंग थ्योरी। मतलब किसी भी संस्थान में जो इंटरप्राइज होती है, इंडस्ट्री है, वहाँ पर पॉलिसी बनाई जाती है, ताकि जो वहाँ की वर्किंग क्लास है, जो लेबर क्लास है, उनके जो इंटरेस्ट हैं वो, उनके जो हुकूक हैं वे गार्ड हो सकें, मतलब सुरक्षित हो सकें। तो उसका जो राइट आंसर होगा थर्ड होगा, तो ए का पेयर होगा थर्ड से। ऑप्शन जिसमें ये जो बी दिया है थ्योरी का थीम, द लेबर वेलफेयर फिलोसफी एक्सपोज द कॉज ऑफ एम्पैथेटिक कंसिडरेशन बाय एम्प्लॉयर्स ऑफ एम्प्लॉय वेलबींग्स। तो इसका जो राइट थ्योरी होगी वो होगी फोर्थ, फिलांथ्रोपिक थ्योरी। और ऑप्शन सी दिया है, एम्प्लॉयर्स हैज़ टू सेट आउट द पोर्शन ऑफ प्रॉफिट फॉर द बेनिफिट ऑफ द एम्प्लॉयज़। मतलब जो एम्प्लॉयर है उसको कुछ अपना जो जो एसेट्स हैं, जो प्रॉफिट है, उसमें से कुछ अमाउंट निकालना होगा फॉर द वेलफेयर ऑफ द एम्प्लॉयज़। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा सही है। तो दैट इज़ ट्रस्टीशिप थ्योरी, जो कि गांधी जी के द्वारा इसको एडवोकेट किया गया था, इसको सपोर्ट किया गया था कि जो भी जितने भी जो एम्प्लॉयर्स होते हैं जिनके पास पैसा ज़्यादा होता है, तो वो लोग कम से कम अपनी कुछ प्रॉफिट का कुछ हिस्सा निकाल दें फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल्स। एंड जो लास्ट थीम है दैट इज लेबर वेलफेयर इज प्रोवाइडेड फॉर दी पैसिफाइंग दी एजिटेटिंग वर्किंग क्लास। तो इसका जो लास्ट बचा है थ्योरी दैट इज प्लेकेटिंग थ्योरी। ये जो चारों की चारों थ्योरी हैं आप यहाँ से देख सकते हैं, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। और ये जो थ्योरी है यहाँ पर मैंने ऑलरेडी यहाँ पर मेंशन की थी कल के लेक्चर में, आप जाके देख सकते हैं कि जो पॉलिसिंग थ्योरी बेसिकली इसमें क्या होता है। ये आधारित है कि जो जो भी वर्किंग क्लास है उनके वेलफेयर के लिए कम से कम कुछ एक स्टैंडर्ड, और बोल सकते हैं कि कुछ ऐसी पॉलिसी बनाई जाए ताकि उनके जो इंटरेस्ट है वो एक्सप्लॉयट ना हो। इसी प्रकार से दूसरी थी रिलीजियस थ्योरी। रिलीजियस थ्योरी में बताया था कि मैंने किस प्रकार से लोगों की आस्था जुड़ी होती है, तो उनको ऐसा लगता है कि अगर हम दूसरों की मदद करेंगे तो उनके जो गोल हैं, जो एम है, वो अचीव कर पाएंगे। तो ये बेसिकली ये रिलीजियस थ्योरी बेस्ड थी। और फिलांथ्रोपिक थ्योरी में बताया था कि मैन बिलीव टू हैव द इंस्टिंक्ट अर्ज बाय विच ही स्ट्राइव टू रिमूव द सफरिंग्स ऑफ अदर्स एंड प्रमोट देयर वेलबींग्स। मतलब लोगों की मदद करना, जो भी उनको प्रॉब्लम्स है, सफरिंग है, उनको जो उनकी नीड है उनको पूरा करना, बेसिकली फिलांथ्रोपिक माध्यम से। और जो फोर्थ नंबर की थ्योरी थी ट्रस्टीशिप थ्योरी, इसको बताया दिया था गांधी जी के द्वारा, इसको एडवोकेट किया गया था। और जो लास्ट थी प्लेकेटिंग थ्योरी, ये भी बताया था। तो ये सभी थ्योरी आप यहाँ से पढ़ भी सकते हैं। और सो इसका राइट आंसर बता दिए कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो राइट हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें आप देख सकते हैं लिस्ट 1 लिस्ट 2 मेंशन है और आपको मैच कराना है, पेयर करना है। तो इसमें कुछ ट्रेड यूनियन के नाम दिए गए हैं
और उसके साथ साथ ये कब इनका फॉर्मेशन हुआ है यहाँ पर मेंशन है। तो आप यहाँ से इसको आपको मैच कराना है, पेयर करना है। तो फर्स्ट दिया है AITUC, CITU एंड NITUC एंड HMS, इनकी जो फॉर्मेशन ईयर है यहाँ पर मेंशन आपको मैच करना है। तो इसके बारे में हम लोगों ने कल ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, तो यहाँ से डायरेक्ट इसका आंसर बताएंगे आपको हम, या आप इसका जो एक्सप्लेनेशन है यहाँ से देख सकते हैं। पहले तो इसका जो फुल फॉर्म है उसको आप याद कर लीजिए, बिकॉज एग्जाम में कभी कभी ऐसे ही पूछ लिया जाता है कि AITUC का फुल फॉर्म क्या है। तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, और HMS का हिंद हिंद मजदूर सभा, और INTUC का मतलब इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, और CITU का फुल फॉर्म है सेंटर फॉर इंडियन ट्रेड यूनियन। तो ये फुल फॉर्म है, इसको भी याद करना है क्योंकि कभी कभी शॉर्ट फॉर्म दिया जाता है और उसका फुल फॉर्म आपको बताना होता है। और अब आते हैं कि इनका कब फॉर्मेशन हुआ, किस ईयर में। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, इसको मैंने कल ही बताया था लेक्चर में कि जो भी संस्था है AITUC 1949 में, HMS 1948 में, INTUC 1994 में, और BMS 1995 में, और ये सभी फॉर्मेशन हुई थी। फैक्ट्री एक्ट 1948 में आया था विद रिकमेंडेशन ऑफ द रेज कमेटी, ये भी याद कर लीजिए, कई जगह मेंशन किया होगा, आपको बताना होगा। तो इसमें जो भी इन्फॉर्मेशन दी है ना, इसको आप एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा तो आप जल्दी याद कर पाएंगे इसको। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें पूछा गया है कि आपको बताना है, 4 ऑप्शन दिए हैं कि इनमें से किसके द्वारा जो ट्रेड यूनियन की जो ट्रस्टीशिप थ्योरी है उसको एडवोकेट किया गया है, या बोल सकते हैं इसको सपोर्ट किया गया था, किसके द्वारा। तो ट्रेड यूनियन की बहुत सारी थ्योरी हैं, ऑलरेडी डिस्कस कर ली है प्रीवियस लेक्चर में, आप वहाँ से आके देख सकते हैं। यहाँ पर हम बताएंगे कि जो ट्रस्टीशिप थ्योरी है ट्रेड यूनियन की, बेसिकली ये गांधी जी के द्वारा सपोर्ट की गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नाउ द क्वेश्चन नंबर 8। इसमें बेसिकली आपको मैच कराना है लिस्ट 1 लिस्ट 2 दी है। लिस्ट 1 में कुछ संस्थाएं दी हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशन दी हैं। आपको बताना है कि उनकी कब वो उनका बेसिकली कब बनी ये संस्थाएं, या फिर यहाँ पर कुछ कमीशंस मेंशन है, आपको बताना है उनके द्वारा कौन सी किस ईयर में रिपोर्ट सबमिट की गई। तो आपको इसको मैच करना है बेसिकली, या कुछ एक्ट या प्रोविजंस मेंशन है यहाँ पर। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, अगर आपको सभी के बारे में नहीं पता तब भी आप आंसर मार्क करने की आपकी जो पॉसिबिलिटी है, सही होने की चांस बढ़ जाते हैं। जैसे कल हम डिस्कस किए थे कि ILO का फॉर्मेशन कब हुआ था, 1919 में। ठीक है, आप प्रीवियस लेक्चर में देख सकते हैं। तो ये इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, मैच कर जाएगा सी का थर्ड से। ठीक है, और इसके अलावा ऑप्शन बी में जो दिया गया है कि जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट था कब आया था, तो 1947 में आया था, ये भी कल ही बताया गया था। तो आप यहाँ से दो ऑप्शन, जो दो ऑप्शन है आपके मैच कर रहे हैं। और यहाँ पर जो लास्ट है ऑप्शन नंबर डी, इसको भी आप देख सकते हैं। जो फर्स्ट नेशनल कमीशन ऑन लेबर थी वो कब उसके द्वारा किस ईयर में रिपोर्ट सबमिट किया गया था। तो ये इसका राइट आंसर है 1969। तो यहाँ पर जो 3 ऑप्शन है वो तो आप मैच करा लिए हैं, और ऑप्शन अगर फर्स्ट का आपको नहीं पता उसके बावजूद भी आप इसके जो ऑप्शन देख सकते हैं यहाँ से और मैच करा सकते हैं। बी का सेकंड, सी का थर्ड एंड फोर्थ का फोर्थ। तो इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। तो आप इसको ऐसे भी मार्क कर सकते हैं, अगर आपको सभी ऑप्शन के बारे में नहीं पता तब भी अगर एक दो के बारे में पता है तो आप जो राइट आंसर है उसको मार्क कर सकते हैं। तो पॉसिबिलिटी होती है ज़्यादा सही होने की। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। इसमें पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मशीनरी फॉर द सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, जो भी डिस्प्यूट होते हैं उनको सेटलमेंट करने के लिए इनमें से बताना है कौन से मशीनरी है, कौन सी कमीशन है, या कौन सी कमेटी या काउंसिल है, आपको बताना है। तो 4 ऑप्शन दिए हैं, इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस, ज्वाइंट मैनेजमेंट काउंसिल, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल एंड स्टैंडिंग लेबर कमेटी। अगर आपने कल का लेक्चर देखा होगा तो आप इसका आंसर इजीली बता सकते हैं कि जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को लेकर के बेसिकली जो कमीशन बनाई गई थी और उसके लिए जो बनाया गया था इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल, ये आप यहाँ से देख सकते हैं। इसमें मैंने बताया था कि इसमें जो यहाँ पे आप देखिए इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, इसमें बेसिकली मेंशन था प्रोवाइडेड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इन ब्रिटिश इंडिया टू एस्टेब्लिश द फुल फ्लैश्ड इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल फॉर द एजुकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। मतलब जो इंडस्ट्री में या इंटरप्राइज में जो डिस्प्यूट होते हैं उसको रिजॉल्व करने के लिए एक ट्रिब्यूनल को गठन किया गया था अंडर द इंडियन डिस्प्यूट एक्ट 1947। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें पूछा गया है कि हु आर नॉट द एक्टर ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन। आपको बताना है कि जो इंडस्ट्रियल रिलेशन के इनमें से कौन सा एक्टर नहीं है। एक्टर का मतलब होता है उनमें जो, जैसे कि जो बॉडी होती है या जो इन्वॉल्वमेंट होता है, जैसे कि वर्कर्स का या जो एम्प्लॉयर हैं,
या फिर गवर्नमेंट बॉडी है। तो ये जो सभी एक्टर हैं आपको बताना है इनमें से कौन सा एक्टर नहीं है इंडस्ट्रियल रिलेशन का। वर्कर एंड देयर ऑर्गेनाइजेशन, ऑफ कोर्स अगर संस्था है, कोई इंडस्ट्री है, एंटरप्राइज है, तो उसमें उनके जो देर उसकी जो भी ऑर्गेनाइजेशन होंगी वो वहाँ पर जो काम करने वाले लोग होंगे वो तो होंगे ही वहाँ पर। तो ये ऑफ कोर्स दी आर द पार्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल रिलेशन, ऑप्शन ये सही होगा। बट आपको बताना है कौन सा सही नहीं है। तो ऑप्शन बी देखते हैं, एम्प्लॉयर्स एंड देयर ऑर्गेनाइजेशन, संस्थाएं और उनके जो एम्प्लॉयर्स होते हैं, मतलब जो काम देते हैं, जॉब देने वाले होते हैं एम्प्लॉयर्स, तो ये भी उसका पार्ट हो गई। और ऑप्शन सी, कम्युनिटी एंड कल्चर एसोसिएशन, तो ये बेसिकली इसका पार्ट नहीं है, क्योंकि इंडस्ट्री में ज़रूरी नहीं है कि किसी कम्युनिटी या वहाँ का जो कल्चर है, कल्चर एसोसिएशन है, उसका इन्वॉल्वमेंट हो किसी इंडस्ट्रियल रिलेशन में। बिकॉज ऑप्शन जो डी दिया है, सरकार मतलब गवर्नमेंट एंड देयर रोल ऑफ द स्टेट, सरकार का भी इन्वॉल्वमेंट होता ही होता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन लॉ बनाए जाते हैं सरकार के द्वारा इंडस्ट्री के लिए। तो ये भी इसका एक बोल सकते हैं पार्टनर है इंडस्ट्रियल रिलेशन में। तो ऑप्शन सी जो दिया है वो करेक्ट है, बिकॉज इसमें पूछा गया है कौन सा who are the not the actor of industrial relations. So now the next question number 11, इसमें पूछा गया है कि इंडस्ट्रियल रिलेशंस किनमें से कौन सा करेक्टरिस्टिक्स नहीं है, क्या विशेषता नहीं है। तो चार ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन दिया है कि इंडस्ट्रियल रिलेशन आर आउटकम ऑफ एम्प्लॉयमेंट रिलेशन इन दी इंडस्ट्री और एंटरप्राइज, मतलब किसी भी इंटरप्राइज में, किसी भी इंडस्ट्री में वहाँ के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके बीच में जो संबंध होता है, उनके रिलेशंस होते हैं, तो ये बेसिकली आउटकम है इंडस्ट्रियल रिलेशन का। तो ये सही बात है। किसी भी संस्था में, किसी भी इंटरप्राइज में वहाँ पर काम करने वाले जो लोग होते हैं उनके बीच में एक संबंध होता है, एक इंडस्ट्रियल रिलेशन होता है। तो ये सही है, ऑप्शन बी दिया है कि इंडस्ट्रियल रिलेशन प्रमोट द स्किल एंड मेथड ऑफ एडजस्टिंगमेंट एंड कॉपरेशन विद ईच अदर। तो ये भी सही ऑप्शन है कि कोई संस्था है, कोई बड़ी संस्था है, तो वहाँ पर कॉपरेशन जरूरी है। वहाँ पर दे आल्सो प्रमोट द स्किल एंड द मेथड ऑफ एडजस्टमेंट, किस प्रकार से एडजस्ट करना है और उनके बीच में कॉपरेशन किस प्रकार से बिल्डअप होगा लोगों के बीच में। तो ये इसका सही है, सही करेक्टरिस्टिक्स है। ऑप्शन सी, इंडस्ट्रियल रिलेशन क्रिएट कॉम्प्लेक्स रूल एंड रेगुलेशन टू मेंटेन दी कोऑर्डिनेट रिलेशन, मतलब वहाँ पर जितने भी एक्टर्स होते हैं, जो भी इन्वॉल्वमेंट होता है किसी संस्था में, तो उनके बीच में एक संबंध बनाने के लिए वहाँ पर रूल्स रेगुलेशन बनाए जाते हैं। तो ये भी सही है, ये भी बेसिकली एक विशेषता है इंडस्ट्रियल रिलेशन की। एंड ऑप्शन फोर्थ जो दिया है, इंडस्ट्रियल रिलेशन सिस्टम क्रिएट एन एनवायरनमेंट ऑफ डिस्ट्रस्ट एंड दी कन्फ्लिक्ट, तो ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि किसी भी संस्था में, किसी भी इंटरप्राइज में ऐसा नहीं है कि वहाँ पर इस प्रकार का माहौल क्रिएट किया जाएगा, ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाएगा ताकि वहाँ झगड़े हों, डिस्ट्रस्ट डेवलप हो। तो ये तो गलत ही हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ना क्वेश्चन नंबर 12, इसमें बेसिकली मैच करना है आपको लिस्ट 1 से लिस्ट 2 में। लिस्ट 1 में मेंशन है प्रोपगेटर्स एंड ऑप्शन बी में दिया जो लिस्ट 2 है उसमें कंट्रीब्यूटर्स है। मतलब आपको बताना है कि यहाँ पर जो थिंकर है उनके साथ में जो थ्योरी दी गई है आपको मैच कराना है। तो फर्स्ट जो यहाँ पर थिंकर है इवान पाब्लोव, ऑप्शन जो बी दिया है बी एफ स्किनर, एल्बर्ट बंडूरा एंड फ्रॉड लुथनस। तो इसमें चार ऑप्शन बताना है आपको कौन सी थ्योरी किसके द्वारा दी गई है। तो आपने सबका नहीं पढ़ा होगा, तब भी इसके बारे में मैंने बताया था एल्बर्ट बंडूरा के द्वारा कौन सी थ्योरी दी गई थी। 2 लेक्चर मतलब 1 हफ्ते पहले इसके बारे में हम डिस्कस किए थे कि इनके द्वारा थ्योरी दी गई थी सोशल लर्निंग थ्योरी। इसका मतलब है कि किस प्रकार से कोई इंडिविजुअल्स, कोई एक समाज में रहने वाला इंसान किस प्रकार से सीखता है। उनके द्वारा बताया गया था कि लोग देख कर सीखते हैं। उनके जो इंस्टिंक्ट होते हैं वो लोगों को समझकर अपना ब्रेन को यूज़ करके सोसाइटी को देख कर सीखते हैं। तो ये एल्बर्ट बंडूरा के द्वारा थ्योरी दी गई थी। तो इसका राइट आंसर होगा सी का फर्स्ट। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ऑप्शन में सी का फर्स्ट किस में है, ऑप्शन सी करेक्ट। तो अगर आपको सभी के बारे में पता नहीं है, सभी थिंकर्स के बारे में, तब भी आप आंसर राइट कर सकते हैं, मार्क कर सकते हैं। अगर किसी एक या दो के बारे में पता है तो आप जितने भी थिंकर हैं या जिनकी जो थ्योरी है आप उसको अलग से लिख सकते हैं और याद कर सकते हैं ताकि इजली आप उसको अंडरस्टैंड कर पाएँ। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, इसमें पूछा गया है कि द फर्स्ट कमीशन टू रिकमेंड दी ट्राइपेडिज्म कंसल्टेशन इन इंडिया बाज। आपको चार ऑप्शन मेंशन किए गए हैं। चार ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है द फर्स्ट नेशनल कमीशन ऑन लेबर, ऑप्शन बी द सेकंड नेशनल कमीशन ऑफ लेबर, एंड ऑप्शन सी द रॉयल कमीशन ऑन लेबर, एंड ऑप्शन 4 इज द इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस। तो आपको बताना है इन चार ऑप्शन में से कौन सी कमीशन है जिसमें रिकमेंड किया गया था ट्राइपेडिज्म कंसल्टेशन प्रिंसिपल। ये बेसिकली जो एक प्रिंसिपल है ट्राइपेडिज्म, इसका मतलब होता है कि सरकार
और जो एम्प्लॉयज़ हैं और एम्प्लॉयर हैं जो जॉब देते हैं, उन तीनों के बीच में डायलॉग को स्थापित करना, कंसल्टेशन स्थापित करना ट्राइपेडिज्म कहलाता है। सो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, अर्थात कौन सी कमीशन में ये रिकमेंड किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा दैट इज रॉयल कमीशन ऑन लेबर। इसके बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, जो थ्योरी वाला पार्ट था इसके पहले का लेक्चर है उसमें। रॉयल कमीशन ऑन लेबर में क्या था इसको अंडरस्टैंड करते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं ये थ्योरी का स्नैप मैंने यहाँ पर डाला हुआ है। और द रॉयल कमीशन ऑन लेबर कंसिडर्ड द रिपोर्ट एंड सजेशंस एंड रिकमेंडेशन फॉर द इनएक्टमेंट रिलेटेड टू द पेमेंट ऑफ वेजेस। ये बेसिकली जो रॉयल कमीशन के द्वारा कुछ रिकमेंडेशन दी गई थी, जो वर्कर्स होते हैं उनकी बेजेस को लेकर, उनकी सैलरी को लेकर के उनका पेमेंट किस प्रकार से हो। जैसे कि उसके कुछ एम थे कि जो एक प्रेस्क्राइब्ड पीरियड टाइम में, अर्थात एक फिक्स टाइम में, जैसे कि 1 से लेकर 4 तारीख या 1 से लेकर 5 तारीख जो भी टाइम हो उसको फिक्स होना चाहिए सैलरी आने का, जो वेजेस देने का जो टाइम होना चाहिए फिक्स होना चाहिए। और उसके साथ ही साथ वो जो पेमेंट होना चाहिए उसमें कुछ भी कोई भी डिडक्शन नहीं होना चाहिए सैलरी में, पूरा फुल वेज दैट शुड बी पेमेंट टू द वर्कर्स। तो ये इसके कुछ एम थे और कुछ ऑब्जेक्टिव थे कि किस प्रकार से जो वेजेस हैं अगर ड्यू है तो उसको किस प्रकार से रिकवर कर सकते हैं स्पीडली। तो ये बेसिकली मेंशन थी रॉयल कमीशन में। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रॉयल कमीशन ऑन लेबर। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, the article in Indian constitutions that imposes provision on traffic in human beings, beggar and other similar form of forced labor is। आपको बताना है कि 4 ऑप्शन इसमें मेंशन है और किस आर्टिकल में मेंशन किया गया है कि जो ह्यूमन के अगेंस्ट में जो फोर्स लेबर उनसे काम कराया जाता है, स्लेवरी या जो बेगर्स होते हैं उनकी ट्रैफिकिंग की जाती है, तो उसको प्रोविडेड किस आर्टिकल में किया गया है। तो इसके 4 ऑप्शन है, आर्टिकल 19, आर्टिकल 23, आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 45। तो यहाँ से आप देख सकते हैं आंसर इसमें ऑप्शन बी आर्टिकल 23 है। तो इसमें क्या है, द आर्टिकल 23 एंड 24 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस। यहाँ पर आप देख सकते हैं आर्टिकल 23 के बारे में लिखा गया है कि ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड बैगर एंड अदर सिमिलर फोर्स लेबर आर प्रोविडेड एंड एनी कंट्रोवेंशन ऑफ दिस प्रोविजन शैल बी द ऑफेंस, मतलब ऑफेंस माना जाएगा और दैट इज पनिशेबल ऑफेंस। इसमें मतलब आपको सजा भी हो सकती है, आपको फाइन देना होगा इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 23। क्वेश्चन नंबर 15, इसमें पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट दी ट्राईपार्टाइट बॉडी। इनमें से कौन सी ट्राईपार्टाइट बॉडी नहीं है। 4 ऑप्शन दिए हैं। फर्स्ट ऑप्शन में है ये में वर्क कमेटी, ऑप्शन बी ILO, ऑप्शन सी इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस एंड ऑप्शन डी वेज बोर्ड। तो इसका जो राइट आंसर है वो है वर्क कमेटी। बिकॉज ट्राईपार्टाइट क्या होता है ऑलरेडी हमने बता दिया है। बेसिकली ये ट्राईपार्टाइट का मतलब होता है कि डायलॉग स्थापित करना, कॉपरेशन होना बीच में, किन किन के, सरकार के बीच में और जो कंपनी है उसके जो एम्प्लॉयर हैं जो जॉब प्रोवाइड करते हैं उनके बीच में, और जो वर्कर हैं जो वर्किंग क्लास है उनके बीच में एक डायलॉग और एक कॉपरेशन स्थापित करने को ही बोलते हैं ट्राईपार्टाइट। तो इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है वर्क कमेटी, ये बेसिकली इसका ये जो बॉडी नहीं है। ILO के बारे में बताया था, ये बेसिकली ट्राईपार्टाइट बॉडी है। एंड ऑप्शन सी भी इट इज़ आल्सो अ ट्राईपार्टाइट बॉडी एंड ऑप्शन डी इज आल्सो, बट ऑप्शन ए इज नॉट करेक्ट। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है द गोल ऑफ ILO इज। आपको बताना है कि जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है उसका गोल क्या है। क्रिएशन ऑफ जॉब फॉर मैन एंड वीमेंस, पुरुष और महिलाओं के लिए जॉब क्रिएट करना। ऑप्शन बी नॉट जस्ट क्रिएशन ऑफ जॉब बट द क्रिएशन ऑफ जॉब फॉर एक्सेप्टेबल क्वालिटी, मतलब एक्सेप्टेबल क्वालिटी की, एक अच्छी क्वालिटी की जॉब प्रोवाइड कराना ताकि अपनी वो जो जीविका है अच्छी से चला सके, क्वालिटी ऑफ लाइफ उनकी इम्प्रूव हो सके एक सर्वाइवल के लिए। ऑप्शन सी नॉट ओवरकमिंग अंडर एम्प्लॉयमेंट एंड ऑप्शन डी नॉट टू प्रोवाइड फ्रीडम ऑफ चॉइस इन एम्प्लॉयमेंट, मतलब एम्प्लॉयमेंट में आपके पास चॉइस नहीं रहेगी, आपको जो काम दिया जाएगा वही करना होगा। तो ये तो ऑफकोर्स नहीं होगा ILO का जो गोल। तो ऑप्शन डी तो रॉन्ग है। ऑप्शन सी दिया है नॉट ओवरकमिंग अंडर एम्प्लॉयमेंट, तो ये भी सही नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट है ऑप्शन बी और ये दोनों सही है, बट इसमें जो बी ऑप्शन बी है वो बेसिकली कवर करता है ऑप्शन फर्स्ट को भी। तो आप डायरेक्ट ऑप्शन बी मार्क कर सकते हैं कि नॉट जस्ट क्रिएशन, मतलब जॉब तो प्रोवाइड कराना ही कराना है मैन वीमेंस के लिए, और साथ ही साथ इस प्रकार की जॉब होनी चाहिए दैट जॉब शुड बी एक्सेप्टेबल क्वालिटी, एक अच्छी जॉब होनी चाहिए। तो ये बेसिकली कुछ गोल थे ILO के। सो
So it is all about today's lecture, and hope you guys you understood this lecture very well. And so if you like this video, please like, subscribe and share with your friends so that everybody will get the benefit of this lecture. And thank you very much for discussion for today.